आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड। मैं हूं दीपाली राणा। मैं हूं मीर भट्ट। एक नए दिन की शुरुआत, लेकिन कल का इतिहास रचने के बाद आज फिर से एक बार नजर वही रहेगी 5 डिजिट के आंकड़े पर, निफ्टी पर, जैसे दीपाली बता भी रही थी। लेकिन अब ये ज़रूर है कि आई थिंक इससे भी जो बड़ा सवाल इसमें मार्केट में होगा वो यही होगा कि क्या मार्केट एक्सपायरी देगा 10,000 के ऊपर, और अगर ये 10,000 के ऊपर एक्सपायरी देने में सफल हो जाता है तो डेफिनेटली कुछ हद तक जो ट्रेंड है वो हो सकता है यहाँ से और आगे एक्सटेंड हो जाए बढ़त की तरफ, और कुछ हद तक तेज शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। बट इट रिमेन्स टू बी सीन। आज का दिन इंटरेस्टिंग होगा मार्केट के लिए। बिल्कुल, एक्सपायरी है कल और उससे ठीक पहले आज का सेशन एक वॉलेटाइल सेशन हो सकता है। और अब तक जितने भी एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हुई है उनका मानना यही है कि बाइंग इंडेक्स पर की जा सकती है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 10,050 तक के लेवल्स इंडेक्स पर एक्सपेक्टेड हैं आज या फिर कल के सेशन में। तो उस लिहाज से एक्सपायरी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगी इंडेक्स के लेवल के लिहाज से। लेकिन आज की शुरुआत से पहले जो क्यूज है इंटरनेशनल मार्केट से वो पॉजिटिव हैं। यूएस मार्केट्स में अच्छा मूव लेकर तीनों ही इंडाइसेस बंद हुए हैं। एशियन मार्केट्स में ज्यादातर एशियाई बाजार हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एसजेएक्स निफ्टी सुबह से ही वॉलेटाइल है, एक छोटे से दायरे में ट्रेड कर रहा है और अभी भी 5 से 6 अंक की बढ़त एसजेएक्स निफ्टी में देखी जा रही है। एफआईएस की अप्रोच कल के सेशन में पॉजिटिव रही है। 270 करोड़ के आसपास की बाइंग उन्होंने कैश मार्केट में की है। लेकिन आज एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, मेटल स्टॉक्स, सरकारी बैंक, ये तमाम वो पॉकेट्स हैं जो कि फोकस में होंगी। हाई डेट कंपनीज भी, स्पेशली छोटी स्टील कंपनीज पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। शायद आज स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम रहे। इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत हुई है। अभी शुरुआती सेशन में जो टेक्स आ रहे हैं उसमें 26 ऑलमोस्ट 34 पॉइंट्स नीचे निफ्टी 9931 के लेवल्स पर है। वहीं सेंसेक्स करीब 36 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है। रुपए की ओपनिंग कुछ ही देर में होगी। इनफैक्ट रुपए की शुरुआत हो भी गई है और 6438 के मुकाबले रुपया 6443 के लेवल्स पर खुला है। लेकिन भारतीय एयरटेल जो कि कल अच्छा मूव लेकर क्लोज हुआ था, नंबर्स बाजार बंद होने के बाद है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। और इंडिकेटिव एक्शन में 1.5% की स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है। सब्सक्राइबर बेस इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रहा है और जो मुनाफा जो डिप हुआ है वो भी एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर इनफैक्ट वो फिगर आती हुई दिखी है। लेकिन हर रोज सुबह 7:30 बजे फास्ट मनी शो में हम आपको 20 इंट्राडे कॉल्स बताते हैं। उन कॉल्स के बाद फिर से देख लेते हैं। शुरुआत जो मैंने की है वो C8 के साथ की है। कल टायर स्टॉक्स में एक्शन स्ट्रांग था। आज C8 पे बस देखने को मिल सकता है। 1905 का टारगेट रहेगा, 1870 का स्टॉप लॉस। जुबिलेंट फूड्स 5 हफ्ते से वन वे ट्रैक पे है, 1324 का टारगेट है, 1285 का स्टॉप लॉस। एक्सपायरी से पहले ये भी एक्टिव हो सकता है। आईजीएल खरीदते हैं तो 1140 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। बतौर ईपीएस शेयर मैंने शामिल किया है एक्सिस गेट्स इंजीनियरिंग को। 2017 के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम्स कल के सत्र में देखने को मिले। 163 का टारगेट रहेगा, 152 का स्टॉप लॉस। भूषण स्टील खरीदते हैं तो 69 के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है, 64 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। अगला स्टॉक है आरपीपी इंफ्रा, जिसमें तेजी बढ़ सकती है। 272 के टारगेट के लिए आप अप्रोच करें, 257 का एक स्टॉप लॉस। ऑर्किड फार्मा और मिंडा इंडस्ट्रीज आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकते हैं। फ्यूचर रिटेल एक बाउंस बैक ट्रेड होगा, 425 का टारगेट है, 400 का एक स्टॉप लॉस। और बतौर सुपर हिट शेयर मैंने अपने पोर्टफोलियो में उतारा है जेन टेक्नोलॉजीज को, जिसमें टारगेट रहेगा 63, स्टॉप लॉस 58। अर्निंग्स के दम पे भारतीय एयरटेल को मैंने सबसे पहले चुना है, जहां पे नंबर्स अच्छे आए हैं बाजार अनुमान से। आज के लिए 440 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। आईबी वेंचर्स 2.5 गुना मुनाफा बढ़ा है, 198 का टारगेट लेकर खरीदारी कर सकते हैं। सुजलॉन को सऊदी अरब की कंपनी से ऑर्डर मिला है, 1970 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। बतौर ईपीएस GTND एक टर्न अराउंड स्टोरी है, घाटे से मुनाफे में आई है, 338 का टारगेट लेकर खरीदारी कर सकते हैं। गैब्रियल इंडिया क्रिसिल ने इस कंपनी की जो आउटलुक है उसमें बदलाव किया, पॉजिटिव किया है, 155 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक जिसके नंबर्स बाजार अनुमान से बेटर रहे हैं और स्लिपेजेस में 77% कमी है। आज के लिए अर्निंग्स के दम पे एक्सिस बैंक खरीदे तो 560 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। रिमेंड लेकिन घाटे में आई है, मुनाफे से सिक्वेंशियली 790 का टारगेट लेके बिकवाली करें। आइडिया सेलुलर दूसरे दिन तेजी जारी रह सकती है। भारतीय के नंबर्स का इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर रहा तो 101 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं। महानगर गैस आईजीएल पॉजिटिव था, महानगर गैस के लिए भी रबो इफेक्ट हो सकता है। 1000 रुपए का टारगेट प्राइस होगा और बतौर सुपर हिट जैकॉप में खरीदारी करें, 95 का टारगेट प्राइस, 85.5 का स्टॉप। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये तो वो पिक्स थी जिस पर आज आप नजर रख सकते हैं, लेकिन निफ्टी देखिए करीब 10-11 अंकों की तेजी दिखा रहा है और सेंसेक्स जो है वो लाल निशान में है, 31 अंकों की गिरावट यहां पर है। लेकिन भारतीय और एक्सिस इन दोनों पर एक बार देख लेते हैं रुझान कैसा है। भारतीय पर हमने देखा इंडिकेटिव टिक्स में संकेत वॉलेटाइल हैं थोड़े, तो अब देखिए 5.5% नीचे है, पर इस स्टॉक को आज थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। ओपनिंग के बाद भी ये हो सकता है थोड़ा चॉपी रहे, बिकॉज जो नंबर्स आए हैं उसे अगर आप देखें तो इसे किसी भी तरफ आप स्विंग कर सकते हैं। ये जो नंबर्स आए हैं उसे
तो आप या तो जो टोटल सब्सक्राइबर एडिशन हुआ है उसे देख सकते हैं, या तो जो घाटे का आंकड़ा है उसे देख सकते हैं। लेकिन आई थिंक जो मार्केट देखना चाहेगा वो यही है कि इनकी अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी क्या अगले 2 क्वार्टर में 3 क्वार्टर में फिर से पटरी पे लौट सकती है। तो उससे लेकर अभी भी क्लैरिटी है नहीं, और वो कुछ हद तक अनसर्टनिटी रखेगा इस स्टॉक पे। एक बार एक्सिस बैंक को भी देख लेते हैं। एक्सिस बैंक करीब 1% नीचे है नंबर्स के बाद, 540 के आसपास। जो शुरुआती टिक्स है राकेश, इसमें एक्सिस और भारती इन दोनों पर आप क्या करना चाहेंगे? एक्सिस अब 2% नीचे है। मीर डेफिनेटली पहले तो एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक को तो स्ट्रांगली बाय करके चलना चाहिए। क्लियर कट री रेटिंग कैंडिडेट है, नीचे में 415 416 एक अच्छा बेस है। एंड मेरे को लगता है कि 2-2.5 महीने में एक्सिस जो है ये स्टॉक जो है ऊपर में 700 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो 600 632 के लेवल्स यहां देखने को मिल सकते हैं, और यहां पर नीचे में 530 के अराउंड का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। भारती का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, किसी ने ले रखा है तो 415 एक क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में 440 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट भारती कॉम ने काफी निचले स्तरों पर रिकमेंड करा था। अगर टेलीकॉम में कुछ नया एडिशन करना है तो मुझे लगता है कि आइडिया को बाय करना चाहिए। यहां पर मोमेंटम एज कंपेयर टू भारती शायद ज्यादा देखने को मिलेगा, और आइडिया के अंदर नीचे में 92 के अराउंड का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और 103 104 के लेवल्स यहां देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटिव एक्शन में अब निफ्टी 20 पॉइंट्स ऊपर है, लेकिन कल एक्सपायरी पर जो जी बिजनेस ने पोल किया है उसमें 46% ब्रोकर्स ऐसे हैं जो मानते हैं कि 9950 से 10,050 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है। 10,000 के ऊपर कल एक्सपायरी होगी या फिर नहीं, मेरी ये काफी हद तक डिपेंड करेगा कुछ बड़े स्टॉक्स पर। कल रिजल्ट्स के लिहाज से काफी बड़ा दिन है। ओएनजीसी, मारुति, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, आइडिया शायद ये डिसाइड करेंगे कि 10,000 के ऊपर एक्सपायरी होगी या फिर नहीं। बिल्कुल, ये डिसाइड करेंगे भी, और कुछ हद तक देखिए ये स्ट्रेस है भी मार्केट में, क्योंकि अब इन लेवल्स के आसपास, इनफैक्ट कल जब हमने वल्लभ भंसाली से भी बात की, उनका भी यही कहना था कि इन लेवल्स पर हो क्या जाता है ना, आपको कॉशियस रहना पड़ता है। और टिपिकली दीपाली जो इस तरह के मार्केट में देखने को मिलता है कि कोई छोड़ना चाहता नहीं है मार्केट को, बिकॉज हर एक को लगता है कि क्या पता यहाँ से और 500 पॉइंट चल जाए, क्योंकि तो देन 1000 अंकों की रैली भी तो एग्जैक्टली, तो देन यू डोंट वांट टू मिस ऑन दैट पार्ट। लेकिन एट द सेम टाइम आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। एक बार सुन लेते हैं वल्लभ भंसाली ने क्या कहा। आई थिंक कॉशन मार्केट के अंदर काल के गर्भ में क्या छुपा है वो सब हमें पता नहीं होता। अचानक से सिचुएशन बदल जाती है, कोई एक समाचार आता है और उसका एक पीछे लहरें चल निकलती है, इसलिए कॉशन रखना एकदम ज़रूरी है। आई थिंक लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अधिकांश सेक्टर्स के जो पी मल्टीपल हैं वो उनके 5 साल 10 साल के एवरेज से 25 से 50% ऊपर चल रहे हैं। ठीक बात है कि भारत का भविष्य कुछ अलग नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, तो हमारा आउटलुक ज़्यादा रोबस्ट है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म देख सकते हैं, लेकिन प्राइस में सब कुछ आ जाता है। मैं ये कहूँगा कि अगले 10 साल तक हमारी इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर प्रेशर रहेगा, मतलब वो बहुत नीचे की तरफ धीरे धीरे जाएगी ही। टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन की कमर टूटी हुई है और वो मेरे ख्याल से बरकरार रहेगी। ऐसी परिस्थितियों में अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होता है तो इक्विटी रिटर्न्स भी कम होंगे। तो 10-12% का अगर इक्विटी रिटर्न लॉन्ग टर्म में 12 से 15% का आता है, जो कि मैं समझता हूं कि अगले 10 सालों तक 12% का कंपाउंड रिटर्न आएगा। बीच बीच में ऐसे साल आएंगे जबकि उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन वो तो लैग के साथ पीछे रिकवर हो जाता है। और जो क्या जितना रिटर्न 12 से 15% का रिटर्न, 12% मुझे ख्याल से एवरेज रिटर्न है। अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती है तो हो सकता है 15% रिटर्न मिले, वो फैंटास्टिक रिटर्न गिना जाएगा। तो 15% रिटर्न जो है एनुअलाइज्ड यहाँ से अगले 10 साल के लिए, वो भी बहुत अच्छा होगा। बट आई एम श्योर मार्केट्स सरप्राइज करते हैं, और ये बड़ा ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट वल्लभ जी दे रहे हैं यहाँ पर। एक बात देख लेते हैं, इंडिकेटिव टिक्स में निफ्टी रुका है 9983 के लेवल पर, यानी 19 अंकों की बढ़त के साथ ये रुका है, और सेंसेक्स भी 19 अंकों की बढ़त के साथ रुका है। इसमें अब शुरुआती टिक्स में स्ट्रेंथ जहाँ पर है उन स्टॉक्स में वेदांता है, अच्छे नंबर्स के बाद ये आज 2% ऊपर है। आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को, कोटक महिंद्रा बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, ओएनजीसी और भारती एयरटेल ये हरे निशान में है। इन्फोसिस, मारुति पर हरा निशान देखने को मिल रहा है। ये वेदांता पर समेत, मॉर्निंग टू यू, क्या करेंगे आप?
देखिए ओवरऑल मेटल स्पेस ने लास्ट 2-3 महीनों में एक अच्छी खासी रैली दी है। एक डेढ़ मंथ के हमने कंसोलिडेशन के बाद वापस इसमें एक रिजम्पशन देखा हुआ है। कल हमने क्लियरली देखा है सेकंड हाफ में ओवरऑल मेटल स्पेस में एक अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट हमने देखी है। हिंडाल्को एक स्टॉक है जो हम क्लोजली ट्रैक कर रहे थे और इसमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि पॉजिटिव बायस ही ट्रेड होगा ओवरऑल मेटल स्पेस, जिसमें वेदांता हिंडाल्को फिलहाल के लिए आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर लेवल वाइज देखें तो वेदांता 280-285 के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है और लो साइड पे अभी देखें तो 260-62 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन गया। तो हमारे मानना यही है मार्केट भरे यहाँ पे कंसोलिडेट हो, बट मेटल स्पेस में हम थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। जी, हो सकता है आज पूरे ही मेटल स्पेस में बाइंग देखी भी जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में मेटल प्राइसेस बढ़े हैं, स्पेशली कॉपर प्राइसेस, और जो शेयर्स रहे हैं यूएस मार्केट में वहां भी एक अच्छा मूव रहा है। वेदांता का तो एडीआर ऑलमोस्ट 5% के स्पर्ट के साथ क्लोज भी होता है। आप देखिए इंडिकेटिव एक्शन में हिंदुस्तान कॉपर, सेल, वेदांता, हिंडाल्को, इन सभी स्टॉक्स की शुरुआत 1 से 2% की स्ट्रेंथ के साथ हो रही है। एक बार हीरो मोटोकॉर्प को और देखते हैं। बाजार बंद होने के बाद हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स आए थे, सेल्स अच्छी रही हैं और इस क्वार्टर के दौरान जो कंपनी ने डिस्काउंट्स दिए थे उसकी वजह से सेल्स तो ठीक ठाक रही हैं। मार्जिन फ्रंट पर भी जो नंबर आया है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा है। अनुमान था कि 17.9% से डिप होकर मार्जिन शायद 16% की रेंज में आएंगे, लेकिन उससे बेटर नंबर पोस्ट किया है, 17.5% के आसपास मार्जिन रहे हैं। तो कंपेयर करें तो डिप रहा है मार्जिन में, लेकिन प्रोजेक्शन से बेटर आया है। लेकिन राकेश, व्यू क्या है आपका हीरो मोटोकॉर्प पर? देखिए दीपाली, हीरो मोटोकॉर्प का टेक्निकल रुझान ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो ठीक है। स्टॉक में निचले स्तरों पर 3662 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में 3773 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है, बट अगर टू व्हीलर स्पेस में दीपाली कुछ फ्रेश खरीदना हो, वो भी ट्रेडिंग का नजरिए से, तो मैं हीरो मोटोकॉर्प के कंपैरिजन में बजाज ऑटो को बाय करना चाहूंगा, जहां मुझे लगता है 2810 के स्टॉप लॉस के साथ उसको बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 2892। जी, एक बार टायर स्टॉक्स को और देख लेते हैं इंडिकेटिव एक्शन में, और साथ ही देख लेते हैं छोटी स्टील कंपनीज को। टायर शेयर्स में कल एक अच्छा मूव रहा है और इनफैक्ट पिछले 6 महीने में ज्यादातर टायर स्टॉक्स 40 से 70% की रेंज में चले भी हैं। आज भी अप मूव कंटिन्यू हो रहा है। C8, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, MRF और साथ ही अपोलो टायर्स ये पॉजिटिव बायस के साथ खुल सकते हैं। लेकिन भूषण स्टील, वीजा स्टील, इन स्टॉक्स पर इंपैक्ट एक बार देख लेते हैं। भूषण स्टील करीब 1.5% ऊपर है 6650 के लेवल्स पर। वीजा स्टील 2% ऊपर है। एक्सपेक्टेशंस थी भी कि ये जो हाई डेट स्टील कंपनीज है शायद ये अच्छे स्पर्ट के साथ आज के सेशन में ओपन हो, क्योंकि जो खबर है वो इंपॉर्टेंट है और टाटा स्टील इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए इन फर्म्स को जो कि एनपी अकाउंट्स में शामिल हैं उनको बाय करने के बारे में स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है। लेकिन इन छोटे स्टील स्टॉक से समीत आप कोई पिक करेंगे क्या शेयर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि आमतौर पर इन स्टॉक्स में जब स्विंग मिलता है तो 10% 15% तक का मिलता है। अभी इंडिकेटिव एक्शन में 1.5-2% की बढ़ती दिखा रहे हैं। देखिए दीपाली, अवॉइड करना चाहेंगे हम। जनरली ये स्टॉक ट्रैक नहीं करते और रिकमेंड भी नहीं करते। ये आपने जैसे बताया, जब आपको अच्छी मूव मिलती है तो 10 से 15% की मूव मिल सकती है, बट जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहती है, क्योंकि मोस्टली हम ऐसे स्टॉक्स में अंडर परफॉर्मेंस ही देखते हैं और थोड़ी बहुत भी स्पर्ट आती है वहाँ पे इमीडिएटली हम सेलिंग प्रेशर देखते हैं और ये सेलिंग प्रेशर में फिर एग्जिट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिलहाल हम ये छोटे स्टॉक भूषण स्टील, वीजा स्टील, ये स्टॉक्स हम अवॉइड करेंगे। कुछ और स्टॉक्स जिस पर अच्छा मूव है उनको एक बार देख लेते हैं। इसमें 1-2 मोमेंटम स्टॉक्स हैं, जैसे एक तो गोवा कार्बन। कुछ समय पहले हमने एक बार सुपर शेयर में इस पर बात भी की थी। ये सर्किट टू सर्किट चल रहा है, आज भी देखिए 5% ऊपर है। रिको ऑटो और एक काउंटर है जो कि 4.5% ऊपर है। HOV सर्विसेज ये करीब 3.5% ऊपर है। दीप इंडस्ट्रीज है जो कि 5% ऊपर है। आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज पर अच्छा मूव है और कल की IPO की लिस्टिंग जो है सलासर टेक, ये आज भी करीब 5% ऊपर है। इसमें एक तो गोवा कार्बन और दूसरा रिको ऑटो। इस पर राकेश चार्ट्स क्या कह रहे हैं इस समय? देखिए मीर, दोनों के स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, बट दोनों में से अगर कुछ एक लेना हो तो मैं रिको ऑटो के साथ जाना चाहूँगा, जहां मुझे लगता है नीचे में 70 रुपीज़ के अराउंड स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। और जिस तरीके से यहाँ पर टेक्निकल रुझान है, मुझे लगता है ये स्टॉक एक सेंचुरी लगाने का ऊपर की तरफ दमखम रखता है। 97-100 रुपीज़ के लेवल यहाँ पे 2 से 3 दिन में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ कैश के बढ़ने वाले शेयर्स आपको बता देते हैं जिनकी शुरुआत स्ट्रांग हो सकती है। उसमें TD पावर सिस्टम्स, हालांकि वॉल्यूम शुरुआती ज्यादा नहीं है लेकिन ऑर्डर मिला है इन्हें, तो अच्छी ओपनिंग इस स्टॉक की हो सकती है। 5.5% ऊपर है इंडिकेटिव एक्शन में। आदित्य बिरला मनी कांस्टेंट चल रहा है, आज भी 5% ऊपर 165 के लेवल्स पर।
दीप इंडस्ट्रीज, सेलन एक्सप्लोरेशन, ऑफशोर स्टॉक्स, इन पर आप ध्यान दे सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइसेस में 2 दिनों में अच्छा स्पर्ट आया है। ब्रेंट क्रूड अभी भी $50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए दीप इंडस्ट्रीज का शेयर 5% की बढ़त के साथ 284 के लेवल्स पर है। गोवा कार्बन का ऑलरेडी भी जिक्र हुआ, लेकिन इसके अलावा डीएस कुलकर्णी, रिको ऑटो, ये कुछ और शेयर्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती आज के सेशन में देखी जा रही है। लेकिन राकेश, क्विकली ये भारतीय इन्फ्राटेल पर व्यू आपका क्या रहेगा? कल चला था ये अर्निंग्स के बाद, आज नीचे है 1% के आसपास इंडिकेटिव एक्शन में। देखिए दीपाली, नीचे से एक अच्छी खासी रैली बनते हुए स्टॉक के अंदर देखी है। अगर किसी ने ले रखा है तो मेरा ऐसा मानना है 403 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और एक बार ये स्टॉक अगर 420 के ऊपर निकलता है तब इसके अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी टूवर्ड्स 427, 428। निफ्टी बैंक 24,578 के आसपास है, 57 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक पर है। मार्केट खुलने वाला है क्विकली। समित, निफ्टी बैंक पर व्यू क्या है आपका फाइनल? देखिए मीर, हम थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में भी बताया कि बैंक निफ्टी की रेंज अभी अगर हम देखें तो 24,400 से लेकर 24,600, 24,700 की रेंज में होगी, और हमें लग रहा है कि आने वाले 2 दिनों में ये रेंज में ही ये ट्रेड करेगा। ऊपर की तरफ आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखोगे, नीचे की तरफ बाइंग इंटरेस्ट होगा, तो हमें लग रहा है कि ये एक्सपायरी 24,500, 24,550 के आसपास ही होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल खुलने वाला है मार्केट 19 पॉइंट ऊपर 9983 पर जाकर रुका था निफ्टी, और सेंसेक्स 27 पॉइंट ऊपर 32,255 के लेवल पर जाकर रुका था, और खुला भी उन्हीं स्तर के आसपास है। तो 19 पॉइंट ऊपर निफ्टी 9984 पर, सेंसेक्स करीब 31 पॉइंट्स ऊपर 32,257 का लेवल यहाँ पर है। निफ्टी बैंक 33 पॉइंट ऊपर है, 24,550 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और साथ ही मिड कैप ये करीब 28 पॉइंट ऊपर 18,402 के लेवल पर। ये स्टॉक्स हैं शुरुआत के। भारतीय एयरटेल नेगेटिव बायस के साथ, एक्सिस बैंक 1% से ज़्यादा नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। इंडाइसिस जो हैं वो हरे निशान में, पर बैरली किसी तरह से हरे निशान में टिके हुए हैं, तो बहुत बड़ा कोई गेन देखने को नहीं मिल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प ये भी लाल निशान में है, करीब 1/4% नीचे इस समय देखने को मिल रहा है। अब एटलीस्ट जो शुरुआती टिक्स हैं उससे अगर आप देखेंगे तो एक तो मेटल्स में बाइंग है लेड बाय वेदांता, और दूसरा ऑटो स्टॉक्स में कुछ बाइंग देखने को मिल रही है। चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स में छोटे मझोले स्टॉक्स जो हैं उसमें खरीदारी है, लेकिन जो फ्रंट लाइन है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा म्यूटेड इस समय। वेदांता को देखिए 2.25% ऊपर इस समय ये ट्रेड कर रहा है, और ये निफ्टी का टॉप गेनर भी है, 280 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अच्छा मूव है। गेल करीब 1% ऊपर है। निफ्टी के जो बाकी गेनर्स हैं उससे अगर हम देखें, ICICI बैंक ये कॉन्स्टेंटली 300 के ऊपर होल्ड करते हुए 306 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ONGC है जो कि करीब 0.5% ऊपर है, साथ ही टाटा स्टील ये करीब 0.5% ऊपर है। BPCL और एक काउंटर है जो कि करीब 0.5% ऊपर 469 के आसपास, और टेक महिंद्रा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। एक बार जो ट्रेंड सेटिंग काउंटर्स हैं इनको भी देख लेते हैं। शुरुआती टिक्स जो हैं उसके मुताबिक अगर हम हैवी वेट्स को देखें, इन्फोसिस है करीब 1/4% ऊपर। लेट्स टेक अ लुक एट ITC एंड रिलायंस। रिलायंस 0.5% ऊपर है, रिलायंस के काउंटर पर 0.5% की मजबूती। ITC करीब 1/4% ऊपर 292 के आसपास इस समय ट्रेड करते हुए। लेकिन ये सारे वही काउंटर्स हैं जो इस समय एक हल्का सा कुशन मार्केट को दे रहे हैं अगेंस्ट डाउन साइड, ऐड नहीं कर रहे हैं, बढ़त की तरफ लेकर नहीं जा रहे हैं। निफ्टी को 10,000 के लेवल से अभी भी गैप बना हुआ है 9977 का लेवल। एक फ्लैट ओपनिंग और अभी 13 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी 9975 के लेवल्स पर। एक बार मिड कैप का एक्शन आपको बता देते हैं। मिड कैप के बढ़ने गिरने वाले शेयर्स, हालांकि इंडेक्स मामूली बढ़त दिखा रहा है, लेकिन जो शेयर्स मजबूत है उसमें सुजलॉन है, GMR इंफ्रा, अपोलो टायर्स, एम्फोसिस, ये स्टॉक्स 1 से 1.5%, 2% की स्ट्रेंथ के साथ खुले। अपोलो टायर्स तो इनफैक्ट आपको इंट्राडे पर्सपेक्टिव से रेकमेंड किया भी गया है। इसके अलावा एलेम्बिक फार्मा, टोरेंट फार्मा, ये कुछ और शेयर्स जिनकी पॉजिटिव ओपनिंग हुई है। DLF भी ये भी करीब 0.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बार देख लेते हैं मिड कैप के गिरने वाले शेयर्स, वो स्टॉक्स जो कि वीक हैं आज के सेशन में। पिडिलाइट नंबर्स खराब आए हैं और स्टॉक इसीलिए 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। वॉकहार्ड 1% नीचे है। M&M फाइनेंशियल यहाँ भी 0.1% का डिप है। कंसाई नेरोलैक, IB रियल, REC, इंडिगो ये स्टॉक्स भी 0.5% के आसपास की सॉफ्टनेस के साथ खुले हैं। मेटल स्टॉक्स में मूव कंटिन्यू हो रहा है। अब कुछ ऐसे शेयर्स देख लेते हैं जो कि कैश सेगमेंट के हैं और जहां पर स्पर्ट है आज के सेशन में। उसमें आप एक देखिए MBL इंफ्रा, ये स्टॉक करीब 5% ऊपर है। वॉल्यूम्स हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है। इस स्टॉक में भी एक दीप इंडस्ट्रीज है, ये 3.5% ऊपर
अभी ट्रेड कर रहा है आदित्य बिरला मनी। इस स्टॉक की शुरुआत जो है वो पॉजिटिव बायस के साथ हुई है। एक बार जेपी एसोसिएट्स को देख लेते हैं, ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ स्पर्ट है। कल ये स्टॉक थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ था, आज वापस 5.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है 2820 के लेवल्स पर। जेपी पार और जेपी इंफ्रा का रिएक्शन देखें तो वहां भी जो शुरुआत है वो पॉजिटिव हुई है, उतनी मजबूती नहीं है जितनी जेपी एसोसिएट्स में है, लेकिन जेपी पार फ्लैट ट्रेड कर रहा है। जेपी इंफ्रा ये 2.5% की मजबूती अभी दिखा रहा है आज के सत्र में। एक बार देख लेते हैं जय कॉर्प को, ये स्टॉक 3.25% ऊपर है। कल आपको बताया भी गया था ये 2 डेज ट्रेड के तौर पर, तो आज भी अपमूव इस स्टॉक में कंटिन्यू होते हुए। इसके अलावा कुछ चुनिंदा छोटे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है जहां पर बाइंग है। रिको ऑटो हुआ, मिंडा इंडस्ट्रीज, यहां भी 3.25% की बढ़त दिख रही है। एक बार पूरे ही टायर स्पेस को देख लेते हैं जहां पर कल बाजार बंद होने से ठीक पहले एक एक्सटेंडेड मूव हमने देखा था और ये सभी शेयर्स आज भी पॉजिटिव बायस के साथ खुले हैं। सीएट 1/4% ऊपर है, एमआरएफ फ्लैट है, जेके टायर में भी फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बायस ट्रेड हो रहा है, लेकिन अपोलो टायर्स एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था ओपनिंग के बाद। अभी भी ये 1.25% की मजबूती के साथ 267 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन कमजोर के जो स्टॉक्स सॉफ्ट हैं आज के सेशन में इंडेक्स के बाद फिर से उन्हें देखें तो एशियन पेंट्स, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, भारतीय इंफ्राटेल, ये सभी वो शेयर्स जहां पर 1% की सॉफ्टनेस अभी शुरुआत में देखी जा रही है। बिल्कुल। कैश के जो गेनर्स हैं ना उसमें हालांकि अभी इसमें कुछ एक स्टॉक्स हमने देखे, इसमें देखिए जेपी ग्रुप के स्टॉक्स में आज भी बस है और जेपी एसोसिएट्स करीब 6% ऊपर है। हमने जेपी पावर में भी देखा था, अच्छा टिक देखने को मिल रहा था। बाकी कुछ काउंटर्स हमने ओपनिंग के पहले भी बताई थे आपको, जो रिको ऑटो है या फिर गोवा कार्बन, एक डीएस कुलकर्णी एक काउंटर है जिस पर 5% के आसपास का मूव है और साथ ही लैंको इंफ्रा हल्का सा मूव इस समय दिखाते हुए। लेकिन जो ओपनिंग है ना वो काफ़ी हद तक आई वुड से डिसिप्लिन्ड और बड़ी रिस्ट्रेंड ओपनिंग देखने को मिली है। 9974 के आसपास है। समित क्या कहेंगे ओपनिंग पर? जिस तरह की ओपनिंग हुई है आज एक्शन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। अभी आप देख रहे हैं रोल ओवर का डेटा इस समय स्क्रीन पर और उसमें भी आई थिंक जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है मार्केट में वो यही है कि 10,000 के ऊपर एक्सपायर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा निफ्टी। देखिए ऑब्वियसली एक अच्छा खासा माइलस्टोन हमने अचीव किया है, अच्छी खासी रैली आई है और 2 दिन में एक्सपायरी भी है, तो हमें लगता है 10,000 का एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो हमें लगता है उसके चलते मार्केट में ये कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो और ये 2 दिनों के लिए भी कंटिन्यू रहेगा। 1900 10,000 ये 2 दिनों के लिए रेंज होगी और उसमें ही हमें लग रहा है कि सीमित दायरे में निफ्टी ट्रेड होगा, वेरिन आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी कंटिन्यू रखोगे और पॉकेट्स लाइक मेटल वगैरह वो आउट परफॉर्म कर सकता है। तो हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे ही ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है रादर देन ऑन इंडेक्स। इंडेक्स थोड़ा अभी कंसोलिडेशन मोड में स्लिप हो सकता है। ठीक है राकेश, 3 स्टॉक्स जो कि डेरिवेटिव्स का भी हिस्सा हैं और जो ट्रेडर फैंसी स्टॉक्स हैं, जेपी एसोसिएट्स, जीएमआर इंफ्रा और सुजलॉन, तीनों ही 20 से 30 रुपए की कैटेगरी में है। शुरुआत पॉजिटिव हुई है, क्या करें अब ओपनिंग के बाद? देखिए दीपाली, अगर आप जीएमआर इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जीएमआर इंफ्रा को मेरे को लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। जीएमआर इंफ्रा में नीचे में 17 रुपये 60 पैसे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ये स्टॉक 21 रुपये 21.5 रुपये तक जाने का दम रखता है। अगर आप सुजलॉन की बात करें तो सुजलॉन की भी शुरुआत पॉजिटिव हुई है, बट दीपाली यहाँ पर मैं राय दूंगा सुजलॉन में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक बार 19 रुपये 50 पैसे के लेवल्स के ऊपर स्टॉक निकलता है तब इसको बाय करना चाहिए, तब 22 रुपये के लक्ष्य इसमें देखने को मिलेंगे। स्टॉक काफी समय से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, 19.50 के लेवल्स डिसाइसिवली टूटते हैं ऊपर की तरफ, तब इसको बाय करना चाहिए। एंड दीपाली, अगर आप जेपी की बात करें तो स्टॉक एफएनओ के बैन से बाहर निकला है और अक्सर हमने देखा है जब भी स्टॉक एफएनओ के बैन से बाहर निकलता है वहां पर एक अच्छा उछाल देखने को मिलता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जेपी में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करके अगर इसको बाय एंड होल्ड करते हैं तो स्टॉक एटलीस्ट डबल होने का यहां से पोटेंशियल रखता है। एज अ डिस्क्लोजर जेपी में मेरा निजी निवेश है। बिल्कुल, चलिए जेपी खैर बस अच्छा है। अब नई लिस्टिंग्स को देख लेते हैं। ये भी एक ऐसा पॉकेट है जहां पर रोज कुछ ना कुछ एक्शन देखने को मिलता है। तो कल हमने सालासर टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग देखी, वहां पर अच्छा रुझान था और आज भी ये काउंटर ठीक ही रुझान दिखा रहा है, एटलीस्ट हरे निशान में तो है, लेकिन जितना इंडिकेटिव टिक्स में लग रहा था उतना मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। ऑब्वियसली इट विल रन इनटू सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग थोड़ा हायर लेवल्स पर। CDSL है जो आधे % ऊपर है, डीमार्ट है जो 930 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन सालासर टेक इनफैक्ट अभी अपडेट होते हुए 5% ऊपर 275 का लेवल यहाँ पर। तो सर्किट पर काउंटर इस समय 275 के लेवल पर। हुडको जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट, लेकिन डेफिनेटली ये जो न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसमें अभी भी जो मोमेंटम है
अगर आप ब्रॉडर मार्केट को कंपेयर करके देखें तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक बार नेस्ले को देख लेते हैं। नेस्ले के नंबर्स तो इंटरेस्टिंग होंगे ही, साथ ही ये भी देखना होगा कि नेस्ले परफॉर्म कैसे करता है, बिकॉज अगर हम HUL को एक बेंचमार्क माने और उसने जिस तरह से परफॉर्म किया रिजल्ट्स के बाद, उससे अगर कोई क्यू लेना चाहे तो आइडियली अनलेस कोई बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर आ जाता है, नेस्ले शुड नॉट ओवर रिएक्ट नंबर्स पर। लेकिन हाँ, रुझान जो है 1/4% के आसपास की तेज़ी इस समय 6840 पर नेस्ले समेत आपको कैसा लगता है? देखिए, स्लो मूवर स्टॉक है, ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको जनरली ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक नहीं माना जाता है, बट यहाँ पे अगर देखें तो ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है और ग्रेजुअली हमें लग रहा है कि ये स्टॉक जो उसके ऑल टाइम हाईज है अराउंड 7200 वो रीटेस्ट कर सकता है, बट इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर जिसके पास है तो वो डेफिनेटली बने रह सकते हैं यहाँ से। ये स्टॉक जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुअल जो उसका अपवर्ड बायस है वो कंटिन्यू रखेगा। जी, 2-3 शेयर्स देख लेते हैं। एक तो आप देखिए वेंकीज, ये स्टॉक तो खैर पिछले 8-10 महीने में कांस्टेंट अप ट्रेंड में रहा है और अब पिछले 2 दिनों से वापस इसने चलना शुरू किया है एक छोटे से करेक्शन के बाद। अब आज भी करीब 3.25% ऊपर है। एक GTND इंडिया के शेयर को देखिए, यहाँ भी अच्छा स्पर्ट है और स्टॉक ऑलमोस्ट 17% ऊपर 386 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। एक बैंकिंग शेयर भी देख लेते हैं, वो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये स्टॉक अब इंट्राडे हाइस पर आ चुका है और करीब 2% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। इन तीनों में से राकेश कोई पिक करेंगे आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से? दीपाली, डेफिनेटली मुझे लगता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और जिस तरीके से यहाँ पर टेक्निकल रुझान है, यहाँ पर मुझे लगता है एक बड़ी तेजी की शायद शुरुआत हो रही है। स्टॉक 159 के अराउंड चल रहा है और 157 की एक मेजर नेकलाइन को स्टॉक ने तोड़ा है और शॉर्ट टर्म में 163, 162 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, एक बार ब्रेथ देखते हैं मार्केट की। शुरुआत में ये लग रहा था कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक ठाक टू सम एक्सटेंट है भी ऐसा अगर आप देखें, लेकिन वही अब देखिए जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं करीब 890 के आसपास हैं, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 400 के आसपास है। NSE पर एक बार BSE पर देख लेते हैं। BSE पर बढ़ने वाले काउंटर्स 900 के आसपास हैं, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 400 के आसपास देखने को मिल रही है। और इंडेक्स में भी अगर आप देखेंगे जैसे निफ्टी, अब निफ्टी में बढ़ने वाले काउंटर्स भले ही 39 हों और नुकसान वाले 12, लेकिन 39 काउंटर्स की बढ़त के बावजूद अगर आप नेट गेन देखेंगे निफ्टी का तो वो लिमिटेड है। इन लेवल्स के आसपास मार्केट थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है, लेकिन हो सकता है कि सेकेंड हाफ आते आते थोड़ा बहुत एक्शन बढ़े मार्केट में, बिकॉज रोल ओवर भी पिकअप करेगा। अभी 35-36% के आसपास है, उम्मीद की जा सकती है कि ये थोड़ा सा पिकअप करेगा एंड देन एटलीस्ट जो नंबर्स आएंगे उसे ये कुछ हद तक फैक्टर इन भी करेगा। HDFC लिमिटेड को एक बार देख लेते हैं। HDFC लिमिटेड आपको समेत कैसा लगता है? देखिए, HDFC लिमिटेड में लास्ट हमने 1-1.5 महीने में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिख रहा है ऊपर के लेवल में। यहाँ पे एक रेंज बन चुकी है 1600 नीचे की तरफ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और हायर साइड 1660 एक रेजिस्टेंस। तो हमें लगता है फॉर अ टाइम भी ये स्टॉक ये रेंज में रहेगा, वेर इन आपकी 3.5 से 4% की इसमें रेंज कंटिन्यू रहेगी। नीचे की तरफ 1600 के आसपास इसमें बाइंग इमर्ज होते हुए देख सकते हैं और ऊपर की तरफ 1660 के आसपास हम थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक जो इसका कंसोलिडेशन फेज है और कुछ टाइम तक कंटिन्यू रखेगा। येस बैंक के भी नंबर्स आएंगे और नंबर्स से पहले जो स्टॉक की शुरुआत है वो पॉजिटिव हुई है, 0.5% ऊपर ही 1624 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इंडेक्स के सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर्स में वेदांता, टाटा स्टील हैं, जो दोनों ही स्टॉक्स लीड कर रहे हैं 1 से 2% की बढ़त के साथ। एक BPCL और आइशर मोटर्स, ये 2 और स्टॉक्स है जहां पर बाइंग अभी आनी शुरू हुई है और अब दोनों ही शेयर्स इंट्राडे हाइस पर 1% की स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। लेकिन 2 स्पेसिफिक स्टॉक्स देख लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के, HCL इन्फोसिस्टम्स और साथ ही स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। इन दोनों में ही वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं शुरुआती और अच्छा स्पर्ट भी इन दोनों शेयर्स दिख रहा है। इंट्राडे हाइस पर HCL इन्फोसिस्टम्स करीब 2 रुपए ऊपर है और स्टरलाइट टेक पिछले 2-3 दिनों में चला भी है, आज भी करीब 6 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। होल्ड रखे दोनों में पोजीशंस राकेश अभी ट्रेडर्स? देखिए दीपाली, दोनों में होल्ड करना चाहिए, बट HCL इन्फोसिस मुझे लगता है एक नई खरीदारी भी मौजूदा स्तरों पे की जा सकती है। 50 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और यहाँ 55-56 के भाव शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ दीपाली, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत बड़ा एक रनअप ऑलरेडी हम स्टॉक में देख चुके हैं। नई खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा, किसी ने निश्चित स्तरों पे ले रखा है तो होल्ड करें। चलिए, इस बीच रेडी गैस से हितेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हितेश, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थोड़ा बहुत स्लो है मार्केट, जो शुरुआत हुई है थोड़ी सी फीकी हुई है,
इनफैक्ट जहां पर थोड़ा बहुत एक्शन एक्सपेक्टेड था ऑन स्टॉक्स लाइक भारती एंड एक्सिस, वहां पर भी ज़्यादा देखने को नहीं मिला है एक्शन। थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है मार्केट। जी देखिए, मार्केट में रन अप बहुत स्ट्रांग हुआ है और एक 10,000 निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल लेवल बोल लीजिए, रेजिस्टेंस बोल लीजिए, और वैल्यूएशन की भी अगर हम बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में देखिए स्ट्रेच्ड है। 21-22 टाइम्स FY18 अर्निंग्स के अगर हम बात करें, सो नो डाउट थोड़ा अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी लेवल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्ट्रेच्ड है। बट चूंकि लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रांग है, हमने पिछले हफ्ते भी देखा और इस हफ्ते के भी 1-2 दिन जो जा चुके हैं, FI की बाइंग काफ़ी स्ट्रांग रही है और यही हमने पिछले 6-7 महीने में देखा। 2017 में पूरा ग्लोबली लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है कि मार्केट में हमने हार्डली कुछ करेक्शन देखा है। और आप एक्सिस बैंक और भारती की जैसे आपने जिक्र किया, तो रनअप हमने इतना स्ट्रांग देखा था। भारती में हमने ऑलमोस्ट 300 लेवल्स से भारती में रनअप देखा है टू ऑलमोस्ट 420-450 लेवल्स। एक्सिस में भी एक प्री रिजल्ट बाइंग हमने पिछले 2 दिन से देखी थी। सो आई थिंक क्योंकि जब तक अर्निंग्स एक सिग्निफिकेंट लेवल से बीट नहीं करेंगे एस्टिमेट्स को, आई थिंक स्टॉक्स को और यहाँ से बिल्डअप करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो अर्निंग सरप्राइज बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को या स्टॉक स्पेसिफिक लेवल पे अगर बड़ा उछाल चाहिए तो। जी हितेश, लेकिन अब तक की जो इंडेक्स की अर्निंग्स यानी निफ्टी कंपनीज की जो अर्निंग्स आई हैं, पॉजिटिवली सरप्राइज भी नहीं किया हो तो नेगेटिव्स भी नहीं आए हैं, न्यूट्रल टुवर्ड्स पॉजिटिव फ्रंट पर ही ज्यादातर नतीजे आते हुए दिखे हैं। लेकिन क्या कुछ स्टॉक्स को आपने पोस्ट अर्निंग्स रीरेट किया है जो भी बड़े नतीजे अब तक आए हैं? नहीं जी, अभी तक कोई बहुत बड़ा ऐसा सरप्राइज कुछ नहीं दिखा है। आप ठीक है, एक विप्रो की बात कर लें तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव सरप्राइज मिल गया है, बायबैक का सपोर्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स अच्छे थे, वो स्टॉक लेकिन ऑलरेडी 1600 तक आ चुका है। वैल्यूएशंस अब एक ऑयल एंड गैस मेजर को आप इससे ज़्यादा कितना दे। अब इंक्रीमेंटल जो सरप्राइज आना है, आई थिंक वो उसके टेलीकॉम वेंचर से आना है। सो जियो अगर कुछ सरप्राइज अब आने वाले तिमाही में अगर अगले 3-4 क्वार्टर्स में कुछ सरप्राइज देंगे तो आई थिंक वहाँ इंक्रीमेंटल ग्रोथ आना है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यूएशन अगर हम देखें 12-13 पी के आसपास, फॉरवर्ड अर्निंग्स में FY19 की बात कर रहा हूँ, आई थिंक रिलायंस जैसे स्टॉक के लिए हम अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 1750-1800 मैक्सिमम अगले 1 साल तक दिखता। तो यहाँ से अगर अपसाइड की बात करें, कोई बहुत बड़ा अपसाइड हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में नहीं दिखता। हाँ, अक्यूमुलेट किया जा सकता है, अगर डिप आता है यहाँ से 5%, तो वहां से हम देखेंगे तो 15% अपसाइड मिल जाएगा। ऐसे कोई बहुत बड़ा री रेटिंग का अभी तक हमें कोई नतीजा दिखा नहीं है। और ये भी बात है कि अभी तक कोई बहुत सारे रिजल्ट्स भी आए नहीं। रिजल्ट सीजन अभी शुरू ही हुआ है, 7-8 दिन ही हुए हैं। सो आई थिंक आने वाले समय में शायद कुछ सरप्राइज आ जाए, बट अर्निंग सरप्राइजेस बहुत जरूरी है अगर मार्केट्स को और सिग्निफिकेंट लेवल ऊपर जाना है तो। एक बार जो पूरा ट्रांसफॉर्मर्स का पैक है उसे देखते हैं। इसमें कई स्टॉक्स हैं जिसमें आज अच्छी बाइंग है, जैसे GE T&D को आप देखिए, इस काउंटर पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। साथ ही ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, एमको, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं। वोल्टैम्प जहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। सो आज बज़ है और एक्चुअली इसी तरह के पॉकेट्स ढूंढने भी पड़ेंगे अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास थोड़ा फ्लैट हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है। राकेश, आप कुछ पिक करेंगे क्या इन स्टॉक्स में से? देखिए मिहिर, GE T&D काफ़ी अच्छा लगता है टेक्निकली स्टॉक मुझे लगता है। और अगर आप दूसरी तरफ देखें स्टॉक में, जहां मार्केट में इतनी बड़ी रैली आई है, इस स्टॉक के अंदर कंपेरेटिवली रैली नहीं आई है और निचले स्तरों पर स्टॉक बेस बना रहा है। अच्छी एक्यूमुलेशन से स्टॉक निकल रहा है और मुझे लगता है यहाँ पर अगले 2 से 3 महीने में एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। जी हितेश, मेटल्स में कहीं नई बाइंग आप कर रहे हैं क्या? वेदांता के नंबर्स ठीक आए हैं, एक्सपेक्टेशंस बाकी मेटल अर्निंग से भी पॉजिटिव ही हैं, लेकिन नए निवेश के लिहाज से क्या व्यू है आपका मेटल शेयर्स पर? जी, ग्लोबली मेटल्स काफ़ी अच्छी रैली दे रहे हैं। चाइना का सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा है। गवर्नमेंट ने भी डोमेस्टिकली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्टील क्षेत्र में काफ़ी जो सपोर्ट दिया है स्टील सेक्टर को, वो काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन ग्लोबली हम देखें वेदांता की अगर हम बात करें, जैसे आपने जिक्र किया रिजल्ट्स भी अच्छे थे, तो जिस तरह से जिंक और एल्यूमिनियम सेगमेंट का उसका परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरह से वॉल्यूम रैंप अप देखा जाएगा, आई थिंक वेदांता स्टॉक है जो उसका इन्वेस्टर अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखें, मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो आई थिंक वेदांता में डेफिनेटली एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। एट द सेम टाइम 200 के आसपास हिंडाल्को भी
डेफिनेटली अक्यूमुलेट किया जा सकता है, बिकॉज एज अ पैक इन मेटल्स एज अ सेक्टर ही अभी फिलहाल फेवरेबल चल रहा है. सो आई थिंक हिंडाल्को और वेदांता दोनों में पॉजिटिव व्यू रखा जा सकता है. बिल्कुल. खैर चलिए, यहाँ पर मूव भी थोड़ा बहुत तो ठीक देखने को मिला है. वेदांता अभी भी टॉप गेनर है. आज इंडेक्स जिस तरह से मूव कर रहा है. समित, ये आईसीआईसीआई बैंक को एक बार देखिए, ये 300 के ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है एंड एक्सपेक्टेड है भी कि ये, क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में थोड़ा सा पीछे रहा है कंपेयर टू समथिंग लाइक एचडीएफसी बैंक और यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, एक कैचअप रैली प्ले हो सकती है यहाँ पर. आईसीआईसीआई बैंक पर क्या करेंगे आप? डेफिनेटली पॉजिटिव बायस से ही फिलहाल ट्रेड करना चाहिए, बट अभी ऊपर के जो शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है कि 310 312 के इसके जो लेवल्स है वहाँ पे थोड़ा हम कंसोलिडेशन होते हुए देख सकते हैं. सो विद द शॉर्ट टर्म व्यू 310 312 के लेवल यस आईसीआईसीआई बैंक में देख सकते हैं, बट विद द मीडियम टर्म व्यू हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी में अगर नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली जब भी स्टार्ट होगी उसमें आईसीआईसीआई बैंक आउट परफॉर्म करेगा, जिसमें हम 340 प्लस के लेवल देख सकते हैं, और एक्सिस बैंक, ये दो हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे. जी, एक बार कुछ और शेयर्स को देखते हैं जहां पर बाइंग एक्सटेंड हुई है. एक बार यूपीएल को देख लेते हैं. ये स्टॉक खुला तो फ्लैट था लेकिन अब अच्छा मूव ले रहा है. ये एफएमसीजी स्टॉक्स में बाइंग है. आईटीसी, इमामी, ये शेयर्स पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं और दिन के ऊपरी स्तरों पर ही 9 रुपये ऊपर है इमामी. आईटीसी भी करीब 0.25% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है. पिडिलाइट के नंबर्स वीक आए थे, इसीलिए वो स्टॉक खुला तो वीक था. इनफैक्ट एचयूएल भी आपकी स्क्रीन पर जहां पर 1/4% की बढ़त दिख रही है. पिडिलाइट सॉफ्ट है, करीब 22 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है वीक अर्निंग्स के बाद. राकेश, ओपनिंग के बाद कुछ स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या इंट्राडे के लिए? नहीं दीपाली, नए स्टॉक्स तो नहीं, यही स्टॉक्स अच्छे लगते हैं. एक्सिस बैंक काफी अच्छा लग रहा है और नतीजों के बाद स्टॉक थोड़ा सॉफ्ट खुला है. मुझे लगता है निश्चित स्तरों पर यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए. और एक अदानी पोर्ट्स एक्सपायरी के नज़रिए से ये भी काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे लगता है यहाँ पर भी बाइंग करके चलना चाहिए. और एक्सपायरी अदानी पोर्ट्स की मुझे लगता है 400 के ऊपर होने का दम रखता है, इसको बाय करके चले. जी, तो अदानी पोर्ट एक रिकमेंडेशन है राकेश की ओर से जहां पर खरीदारी की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं. लेकिन एक बार सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स को देख लेते हैं, स्पेशली मिड कैप कैटेगरी के, जहां पर पिछले 2-3 दिनों में हमने रुझान पॉजिटिव देखा है. एसबीआई फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बाय ट्रेड कर रहा है. कैनरा बैंक 357 के लेवल्स पर बिल्कुल फ्लैट है. इलाहाबाद बैंक भी बिल्कुल फ्लैट अभी 7650 के लेवल्स दिखा रहा है. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एक शेयर है जहां पर मूव पॉजिटिव है. हितेश हमारे साथ बने हुए हैं. राकेश, शुक्रिया आपका, साथ ही समित आपका भी शुक्रिया शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए. सौरभ मुखर्जी हमारे साथ मौजूद है एम्बिट कैपिटल से, उनसे बातचीत करते हैं. सौरभ, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस. अब 10,000 पर इंडेक्स आ चुका है और इस मार्केट ने करेक्शन का या फिर सॉफ्टनेस का किसी को मौका दिया नहीं, या फिर कहे कि ऑब्लाइज नहीं किया है. आप भी कॉशियस रहे हैं पिछले काफी समय से, लेकिन अब आपका व्यू क्या है? अब स्टांस चेंज कर रहे हैं जिस तरह का ट्रेंड मार्केट ने दिखाया है, जैसी अब तक की अर्निंग्स आई हैं? देखिए, अर्निंग्स में 6 महीने पहले भी कुछ खास तेजी नहीं थी और इस क्वार्टर में भी कुछ खास तेजी नजर नहीं आ रही अर्निंग्स में. इस रैली के सपोर्ट्स ज़बरदस्त हैं. ग्लोबल फ्लो स्ट्रांग है, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के आसार नजर आ रहे हैं. और डोमेस्टिक में इंडिया में साफ साफ नजर आ रहा है कि फिजिकल सेविंग्स जो पहले रियल एस्टेट में जाता था वो अब स्टॉक मार्केट में आ रहा है. लेकिन ये सब होने के बावजूद कोई अर्निंग सपोर्ट इस रैली की अभी तक आई नहीं है और मेरे को लगता नहीं करंट फिस्कल में आएगी. So whilst we understand that the rally has momentum and it could continue for another few months, perhaps even another few quarters, fundamentally valuations remain stretched, and our advice to clients is be cautious. It doesn't matter if you miss out on a few quarters of upside. The main responsibility सब जो I think जो निवेशक लोगों को सोचना पड़ेगा कि पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करें rather than अग्रेशन से इतनी भारी वैल्यूएशन में इतनी ऊंचे लेवल पे मार्केट को चेज करें. सौरभ, इनफैक्ट आपका जो आई वुड से डिस्कम्फर्ट है मार्केट वैल्यूएशंस को लेकर, इट इज़ क्वाइट एविडेंट पिछले कुछ समय से जब हमारी बात हुई है. नाउ द थिंग इज, अगर हम अर्निंग्स को देखें एंड देन इफ वी लुक एट वैल्यूएशंस, तो लगेगा कि मार्केट्स हैव मूव्ड मच अहेड ऑफ एक्चुअली वेयर द अर्निंग्स आर, और वो कैचअप अभी होना बाकी है. एट द सेम टाइम इन लेवल्स पर भी एक टिपिकल फ्रेंजी या फिर जो एक मैडनेस देखने को मिलती है वो फॉर्चुनेटली देखने को नहीं मिल रही है. जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं दे हैव आल्सो बीन वेरी स्मार्ट. आप म्यूचुअल फंड का भी डेटा देखिए, स्पेशली रिडेम्पशन का, तो ये प्रतीत होता है. बट देन ऑब्वियसली कहीं जाकर तो मार्केट को रुकना पड़ता है, ब्रीदर लेना पड़ता है.
यू थिंक दिस इज दैट लेवल जहाँ पे मार्केट रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा, मे बी टाइम वाइज करेक्ट होगा बिफोर इट एक्चुअली गिव्स नेक्स्ट वेव ऑफ मूव? देखिए, शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स पे कभी हमारी खास एक्सपर्टीज थी नहीं, अभी भी है नहीं। जो मेरे को मेन डिफरेंस नज़र आ रहा है इस रैली में कंपेयर टू व्हाट टुक प्लेस इन इंडिया 10 years ago, बस 10 years ago सच में इकोनॉमी में दम था, अर्निंग्स में दम था, एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ इन द इकोनॉमी इन अर्निंग्स वी हैड, एज यू राइटली पुट इट, एक पूरी फ्रेंजी सी आ गई थी। इस बार फर्क यह है कि ना तो अर्निंग्स में दम है, ना तो इकोनॉमी में दम है, और इसलिए जाहिर है कुछ लोग कॉशियस हैं, इन्वेस्टर्स भी कॉशियस हैं, इसलिए वो फ्रेंजी अभी तक नज़र नहीं आ रही। लेकिन उसके बावजूद, उस लैक ऑफ फ्रेंजी के बावजूद हमारी जो मार्केट ट्रेलिंग अर्निंग्स पे 22-23 टाइम्स पे आ गई है, एंड आई थिंक एट वन लेवल द वैल्यूएशन सिचुएशन इज फार मोर स्ट्रेच्ड, valuation situation is far more stretched than it was in 2007, January 2008. So our advice to investors is unequivocal. It is very clear. Be careful with your money. It's your money after all. Be careful with it. Don't get carried away by the 10,000 on the Nifty or 32,000, 33,000 on the Sensex. And specifically financial services stocks से बहुत केयरफुल रहिए। एक के बाद एक आप अच्छे लेंडर्स के रिजल्ट्स देख रहे हो। टॉप क्वालिटी लेंडर्स, किसी की प्रोविजनिंग 60% बढ़ रही है, किसी की 80% बढ़ रही है। जब बिल्कुल टॉप फ्लाइट लेंडर्स की 60, 70, 80% प्रोविजंस बढ़ रही है YOY, जाहिर है कि 4 times 5 times प्राइस टू बुक में थोड़ा केयरफुल रहना बनता है। जी, तो सौरभ, आपने अपने कॉशियस व्यू दिए मार्केट्स पर, और एक पॉकेट भी आपने बता दी जहां पर कॉशियस रहना चाहिए, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, स्पेशली बैंक्स। लेकिन बैंकिंग के अलावा और कौन से वो 1-2 सेक्टर्स हैं जहां पर आप कॉशियस हैं अभी भी, जहां पर आपको लगता है कि जो अर्निंग रिकवरी है उसको ओवर एस्टिमेट किया है मार्केट्स ने, या फिर मिस प्राइसिंग है, ऑलरेडी बहुत चल चुके हैं, शायद उतने वैल्यू नहीं करते हैं, ऐसी और कौन सी 1-2 पॉकेट्स और हैं? So let me highlight a few pockets where I'm worried and a few pockets of opportunity. So in financials, it's not just banks. I would say even more than the banks, I think NBFC से और सावधान रहना चाहिए। NBFCs में मेरे को लगता है डिस्ट्रेस सबसे ज़्यादा बन रही है, क्रेडिट क्वालिटी इश्यूज सबसे ज़्यादा NBFCs में है, और वहीं पे वैल्यूएशंस बिल्कुल स्ट्रेच नज़र आ रहे हैं। 5 times प्राइस टू बुक से ऊपर काफ़ी सारे NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉशन वहाँ पे वारंटेड है। दूसरा एरिया जहाँ पे आई थिंक कॉशन बनता है कि हमारा जो फोरेंसिक जो मॉडल है, फोरेंसिक अकाउंटिंग मॉडल है इंडियन मार्केट का, लास्ट 6 साल से चला रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ इंडिया में जो सबसे नीचे के 3 श्रेणी, सबसे नीचे के 30% के स्टॉक्स हैं, पोरेस्ट स्टॉक्स ऑन अकाउंटिंग क्वालिटी, सबसे कमजोर स्टॉक अकाउंटिंग क्वालिटी पे, वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑन अकाउंटिंग क्वालिटी। वीकेस्ट कंपनीज ऑन अकाउंटिंग आर आउट परफॉर्मिंग स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज ऑन अकाउंटिंग, और वो एक काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है। इस तरह का आउट परफॉर्मेंस हमने कमज़ोर कंपनीज में कभी पहले देखा नहीं था, एटलीस्ट 6 साल 7 साल से देखा नहीं था। तो जहाँ जहाँ पे वीक फंडामेंटल्स वाली कंपनीज रैली कर रही हैं, 10-20 गुना, 30 गुना, 40 गुना चढ़ रही हैं, वहाँ पे आई थिंक इन्वेस्टर लोगों को कॉशियस रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है? अच्छे फार्मा कंपनीज, मिड कैप फार्मा कंपनीज जिनकी US पे रिलायंस कम है, ROCs 22-23-24% है, अर्निंग्स ग्रोथ 19-20% है, फिर इस सब के बावजूद स्टॉक 18-19 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है। ऐसे फार्मा कंपनीज हैं। आई वुड से 1-2 IT कंपनीज भी हैं जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ भले ही वीक हो, ROCs 30% के आसपास है, अच्छी कैश रिटर्न के प्रॉस्पेक्ट्स है, उसके बावजूद स्टॉक 16 टाइम 17 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। सो ऐसे सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग अपॉर्चुनिटीज अभी भी मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन यू हैव टू लुक फॉर हाई क्वालिटी कंपनीज available at sensible valuations and try to avoid weaker companies with very stretched valuations. वहीं पे सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो का डाउनसाइड रिस्क रहता है। सौरभ, टू सम एक्सटेंट ये चीज़ प्राइमरी मार्केट में भी देखने को मिली है, बिकॉज एक होता है कि कोई बहुत अच्छा, बहुत क्वालिटी स्टॉक है जो कि लिस्ट हुआ है एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, और वो पोस्ट लिस्टिंग चलते जाता है। देन सडनली यू हैव अ सिचुएशन जहाँ पे अच्छी, थोड़ी बहुत एवरेज और इनफैक्ट कमज़ोर कंपनी भी कांस्टेंट अपमूव देती है। ये प्राइमरी मार्केट में एटलीस्ट व्हेन यू स्पीक टू इन्वेस्टर्स ना, देयर इज सम सेंस ऑफ, आई वुड से, कंप्लेसेंसी। पीपल हैव स्टार्टेड बिलीविंग कि कोई इश्यू आता है, आप सब्सक्राइब कर लो, यू एंड अप मेकिंग मनी। अभी नहीं बनेगा तो 2-3 महीने बाद चलना शुरू हो जाएगा, 6 महीने बाद चलना शुरू हो जाएगा।
Is that a cause of concern? देखिए प्राइमरी मार्केट में और एक दिक्कत रहती है दैट इट्स वेरी हार्ड टू गेज द क्वालिटी ऑफ अ कंपनी। सो मैं उदाहरण ऐसे देता हूँ, हम सबको मालूम है कि शोले ऑल टाइम क्लासिक है, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर मेड इन द कंट्री। बट हर हफ्ते जब नई रिलीज आती है या हर 2 हफ्ते बाद नई रिलीज आती है, अगर ठीक ठाक सी मूवी हुई तो 100 करोड़ रुपए बना लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मूवी शोले है, लेकिन एक नॉवेल्टी फैक्टर रहता है, जनता को नई पिक्चर देखनी होती है, इसलिए सब भागते हैं नई पिक्चर देखने के लिए। ओवर टाइम वी रियलाइज दैट शोले के मुकाबले वो नई पिक्चर कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद 100 करोड़ की टिकट बिक जाती है उस पिक्चर की। सो कुछ वैसा ही हो रहा है आईपीओ मार्केट में। कंपनीज जो आ रही हैं कुछ अच्छे हैं, कुछ ऑर्डिनरी से हैं, लेकिन नॉवेल्टी फैक्टर ऐसा है कि सब भाग रहे हैं उनके पीछे। और जो शोले है, जो शोले टाइप स्टॉक्स हैं, उनकी कुछ हद तक नेग्लेक्ट बन रही है उनके वैल्यूएशंस के आसपास। सो नॉवेल्टी फैक्टर स्टॉक मार्केट में ना ही ढूंढे तो बेहतर है। नॉवेल्टी फैक्टर सिनेमा हॉल में ढूंढना एक बात है, स्टॉक मार्केट में ढूंढना दूसरी बात है। जी हितेश, आपका व्यू क्या है इन रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स पर? जी सॉरी, कौन से सेक्टर की बात की आपने? न्यूली लिस्टेड शेयर्स हैं, सालासर टेक्नोलॉजीज की कल एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग हुई, आज भी 5% ऊपर है और हाल ही में काफी क्रेजी रनअप हमने हुड को CDSL जैसे शेयर्स में देखा है। तो जो न्यूली लिस्टेड शेयर्स है, इन पर अभी क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को? जी हाँ, जी ये टोटली जी आईपीओ के टाइम पर जब ये AU स्पेशल में 3 स्टॉक्स के नाम लेना चाहूंगा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और CDSL और हुड को। एटलीस्ट आईपीओ के टाइम पर हमारा पॉजिटिव बायस था इन स्टॉक्स की तरफ, बट लिस्टिंग के बाद जब इन स्टॉक्स ने जो फ्रेंजी देखी है, हमारे बिलीव में मैक्सिमम कॉल्स और मैक्सिमम इंटरेस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्हीं स्टॉक्स की तरफ रहा। जिस टाइप के रिटर्न्स इन स्टॉक्स ने लिस्टिंग के बाद दिए और इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में दिए हैं, वो डेफिनेटली फ्रॉम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू एक मैटर ऑफ कंसर्न है। हमारे इमेजिनेशन से कोई भी वैल्यूएशन पैरामीटर पे वो स्टॉक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बाय नहीं है, और कोई इन्वेस्टर अगर इस पॉइंट पे एंटर भी करता है तो आई थिंक काफी लंबे समय तक रिटर्न बनाना उसके ऊपर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट है। सो ठीक है, आईपीओ के टाइम पर अगर उनको लिस्टिंग गेन्स मिल रहा था या एक वैल्यूएशन ठीक ठाक थे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल नॉट एडवाइज इन एनी ऑफ दीज 3 स्टॉक्स एटलीस्ट। हाँ, एंड केस टू केस बेसिस पे आने वाले समय में भी, अभी जैसे SIS का आईपीओ आने वाला है या कोचिन शिपयार्ड का, तो वैल्यूएशन जैसे आएंगे उसके हिसाब से व्यू लिया जाएगा। बट आई थिंक इन्वेस्टर्स हैव टू बी रियली केयरफुल, बिकॉज क्योंकि सेकेंडरी मार्केट इतना स्ट्रांग है, प्राइमरी मार्केट में एक फ्रेंजी दिख रही है जिसका कुछ कंपनीज भी वैल्यूएशन में फायदा उठाने की कोशिश कर सकती हैं। जी सौरभ, आपका ऑयल एंड गैस स्पेस पर आप अभी क्या व्यू है, क्योंकि काफी एक्टिविटीज पूरे स्पेस में हो रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ह्यूज कैपेक्स प्लान के साथ कमबैक कर रहा है ऑयल एंड गैस स्पेस में। ONGC HPCL की मर्जर की खबर आ चुकी है, बाकी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंपनीज के भी मर्जर का बस बना हुआ है। लेकिन इस न्यूज फ्लो के बीच में क्रूड प्राइसेस के ट्रेंड को देखते हुए अभी आपका व्यू इस पूरे सेक्टर पर क्या है? देखिए, किसी कंपनी स्पेसिफिक कंपनी के कैपेक्स या मर्जर के बारे में मेरे को तो बात करने की अनुमति है नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि 1.5 साल से हम अपने क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि OMCs जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वो अट्रैक्टिव कंपनीज हैं डीरेगुलेटेड एनवायरनमेंट में, जहाँ पे डीजल और पेट्रोल दोनों के भाव डीरेगुलेटेड हो चुके हैं। OMCs की अंडर रिकवरी गिर गई है, बैलेंस शीट की हालत बेहतर हो गई है, इससे ऑपरेटिंग मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट आपका कम हो गया है। एंड जिस हद तक OMCs का फ्यूचर डीरेगुलेशन वाला फ्यूचर नज़र आता है, स्ट्रॉन्ग रिटेल ओरिएंटेड कंपनीज का फ्यूचर नज़र आता है, हमको लगता है अच्छे OMC स्टॉक्स में अभी भी अपसाइड है। सो ये एक सब सेक्टर है जहाँ पे हमको लास्ट 1.5 साल से लग रहा है कि अपसाइड और है, एंड वी आर स्टिकिंग टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू। क्लाइंट्स को भी बोल रहे हैं कि OMCs को पॉजिटिवली देखें। जी, एक बार ऑटो शेयर्स को देख लेते हैं, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स में बाइंग आई है। M&M, आयशर मोटर्स इंट्राडे हाइस पर हैं। एक बार मारुति को भी देख लेते हैं। M&M तो इनफैक्ट 1.25% की मजबूती दिखा रहा है। मारुति के कल नंबर्स जारी होंगे। स्टॉक अभी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है 7516 के लेवल्स पर। हीरो मोटोकॉर्प जो कि फ्लैट ओपन हुआ था अर्निंग्स के बाद, अभी का अगर रुझान देखें तो हीरो मोटोकॉर्प सॉफ्ट ही है, ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है 3713 के लेवल्स पर। लेकिन हितेश, 2 व्हीलर्स में अगर हीरो मोटो या फिर बजाज ऑटो, इन दोनों में से किसी एक को पिक करना हो तो क्या हीरो मोटोकॉर्प को पिक करना चाहिए? पिछले 6 महीने में बजाज ऑटो से ज्यादा बेहतर चला है ये,
सेल्स नंबर्स बजाज ऑटो से बेहतर आए हैं, तो क्या हीरो मोटोकॉर्प के साथ कन्विक्शन है या फिर कोई और व्यू है आपका? जी, जिस तरह से हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स आए हैं और जिस तरफ से मैनेजमेंट ने भी वॉल्यूम के प्रति थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया है, आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यूएशन के मद्देनजर रखते भी हमें बेट करना चाहिए। बजाज ऑटो अभी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, नो डाउट उसके एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में थोड़ा सा हमने इम्प्रूवमेंट देखा है, बट डोमेस्टिक स्टोरी उसकी अभी भी स्लो चल रही है काफ़ी। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिलेटिवली, क्योंकि आपने पूछा है, हीरो मोटोकॉर्प एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम प्रीफर करेंगे, लेकिन लगभग क्योंकि दोनों स्टॉक के वैल्यूएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेम ही है, अपसाइड्स कैप ही है, बट हीरो मोटोकॉर्प इज अ बेटर प्ले एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंपेयर टू बजाज ऑटो। बिल्कुल फ्लैट ही है थोड़ा मार्केट। एक जो मेजर थीम डेवलप हो रहा है मार्केट में सौरभ, वो एक्चुअली है टर्न अराउंड का, यू नो। सो व्हाइल द ब्रॉडर मार्केट वेट्स फॉर अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी टू इम्प्रूव, जो एक दूसरा पॉकेट है वो है टर्न अराउंड कंपनीज का, जहां पे ये इंडिकेशन मिले मे बी ड्यूरिंग अर्निंग सीजन कि अगले 2-3 क्वार्टर में थिंग्स विल स्टार्ट लुकिंग बेटर और थिंग्स विल एक्चुअली बॉटम आउट। आप कितना विश्वास रखते हैं इस थीम में, एंड इफ यस यू डू बिलीव इन इट, आपने कोई स्टॉक्स लोकेट किए हैं इस पर? देखिए, स्टॉक्स के बारे में मेरे पास पब्लिकली बात करने की कोई परमिशन नहीं है, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन रहेगी आपके और मेरे डायलॉग में। हिस्टोरिकली जो हमारे टर्न अराउंड में अच्छे पिक्स रहे हैं वो लार्जली B2C सेक्टर्स में रहे हैं, ऑटो, FMCG इत्यादि, बिकॉज वहाँ पे B2C में अंडरलाइंग डिमांड इंडिया में ठीक ठाक रहता है। अगर कंपनी मैनेजमेंट अग्रसर होकर उत्सुक होकर काम करे, देन कमज़ोर कंपनी भी अच्छी बन सकती है। आज के माहौल में जो लोग टर्न अराउंड कंपनीज ढूंढ रहे हैं वो कैपिटल गुड सेक्टर में ढूंढ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में ढूंढ रहे हैं, एंड वहाँ पे टर्न अराउंड लाना मुश्किल है जब तक कैपेक्स साइकिल में पिकअप नज़र नहीं आती। और कैपेक्स साइकिल में पिकअप के आसार तो मेरे को नज़र आ नहीं रहे। काफ़ी दूसरे इन्वेस्टर हैं वो बहुत उत्सुक होकर कैपिटल गुड स्टॉक और कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स लेके बैठे रहे हैं कि पिकअप आएगी। ना तो बैंकिंग सिस्टम क्रेडिट ऑफटेक में नज़र आ रहा है, ना ही ऑर्डर बुक्स में खास नज़र आ रहा है। हाँ, रोड बिल्डिंग कंपनीज में ज़रूर सरकार के ऑर्डर के भरोसे एक पिकअप आई है। कुछ हद तक सिविल कंस्ट्रक्शन में थोड़ी बहुत आई है, बट ओवरऑल कैपिटल गुड स्पेस में जब तक और कैपेक्स में जब तक पिकअप नहीं आता, टर्न अराउंड स्टॉक्स को बैक करना विद एनी कॉन्फिडेंस थोड़ा मुश्किल है। स्पेकुलेटिवली आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है फंडामेंटल बेसिस पे बोलना कि एक कमज़ोर कंपनी अगले 1-2 साल में रेडिकली इंप्रूव कर सकती है। जी, निफ्टी को देखें तो अब करीब 20 पॉइंट्स ऊपर ही 9984 के लेवल्स पर है। मेटल स्टॉक्स में स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। ऑटो स्टॉक्स में बाइंग आई है, जिसमें आयशर मोटर्स, M&M में अच्छा मूव देखा जा रहा है। गेल, NTPC और SBI ये कुछ और परफॉर्मर्स है। लेकिन अब यहाँ से सीधे रुक कर लेते हैं सुपर शेयर का। बताइए सुमित, आज का सुपर शेयर। आज जो शेयर चुन के लाया दीपाली, इंटरेस्टिंग मूव है। EPC इंडस्ट्रीज को चुना है। कंपनी इरिगेशन ड्रिप फार्मिंग के कारोबार के अंदर है। पंप, पाइप, ये बिजनेस कंपनी इसके कारोबार के अंदर है। महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। महिंद्रा ग्रुप इसमें मेजॉरिटी स्टेक रखते हैं, करीब 50% ज़्यादा का स्टेक महिंद्रा ग्रुप का है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये, कंपनी ऐसे टेरेस में फार्मिंग करती है, ऐसे टेरेस पे सर्विसेज प्रोवाइड कराती है जहाँ पे आमतौर पे फार्मिंग करना काफ़ी मुश्किल है। उसके लिए कंपनी के पास एक अच्छी महारत है, चाहे वो गोल्फ कोर्स हो या फिर किसी भी कमर्शियल या किसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी कामकाज करे। 28 तारीख को कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस क्वार्टर के नंबर साउंड होंगे, करीब 25 से 30% के आसपास मुनाफा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक अच्छे मार्जिन के साथ कंपनी कामकाज करती है। रफली 2 से 3% के आसपास मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं इस क्वार्टर के अंदर, क्योंकि कंपनी ने पिछले 3 सालों के अंदर अपने डेट को मेजरली रिड्यूस किया है। रफली 100% के आसपास अब डेट फ्री होने वाली है, यानी Q1 के अंदर अनुमान लगाया जा रहा है कि डेट फ्री स्टेटस कंपनी का हो सकता है। 3% के आसपास कंपनी में SBI म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी है, और क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी मेंटेन भी करती आ रही है। कैश EPS 3-3.5 रुपए के आसपास की है, और रफली 9.5 रुपए के आसपास की FY19 की EPS है। बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल की एक रिपोर्ट है, इससे रेफर किया गया है। उनका मानना है कि यहाँ से पोटेंशियल अपसाइड काफी है। 240 रुपए तक की चाल भी शेयर में देखने को मिल सकती है। जी, तो EPC इंडस्ट्रीज आज का सुपर शेयर 203 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन पोजीशनल नजरिए से 240 तक के टारगेट्स रेकमेंड किए जा रहे हैं। हितेश, हाल फिलहाल में आपने मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर मिड कैप, स्मॉल कैप की अब तक की जो अर्निंग्स आई हैं उनको देखते हुए कोई स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं क्या मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से?
जी देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, अर्निंग्स तो कोई बहुत ज़्यादा आई नहीं है, बट हमारा क्योंकि बॉटम्स अप अप्रोच रहा है और हम नए नए स्टॉक्स मिड कैप्स क्षेत्र में ज़्यादातर ध्यान रखते हैं, हमने ऑफ लेट कपल ऑफ स्टॉक्स जो कंटिन्यूसली हम पुश कर रहे हैं, और नए रिकमेंडेशन में एक श्री कलाहस्ती पाइप्स हमने एक कंपनी रिकमेंड की थी। वो कंपनी है डक्टाइल आयरन पाइप्स में है, कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है, वाटर सैनिटेशन सेगमेंट में है और वाटर इंडस्ट्री में। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है सैनिटेशन के ऊपर, आई थिंक इस कंपनी को काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। और जैसे कि मैंने कहा, कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हुआ है लगभग 25-30% का, तो वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रांग हमें दिख रही है आने वाले 2-3 सालों में। हमारा 20% अर्निंग्स ग्रोथ है, कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 7.5-8 टाइम्स FY19 अर्निंग्स पर है। सो उसके चलते आई थिंक हमें ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमने स्टॉक रेकमेंड किया था लगभग 325-330 के लेवल्स पर, अभी आई थिंक 380-390 के आसपास है, बट आई थिंक इसका प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है। कंपनी के तिमाही के नतीजे भी हमें काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं आने में। आई थिंक फिलहाल हमारा टारगेट रफली अराउंड 420-25 है, बट आई थिंक आने वाले समय में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है और काफ़ी गुंजाइश है अपग्रेड्स की यहाँ पर। जी, शुक्रिया हितेश आपका शामिल होने के लिए शो में और तमाम सेक्टर्स पर, सभी शेयर्स पर अपने व्यू देने के लिए। सौरभ, ये फार्मा स्पेस पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? पिछले 1.5 महीने में काफ़ी बाइंग इंटरेस्ट रहा है, लेकिन क्या पूरे ही फार्मा स्पेस की बजाय जो चुनिंदा छोटी मिड कैप फार्मा कंपनीज हैं जिनका यूएस में उतना एक्सपोजर नहीं है, क्या उनको देख सकते हैं नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए? देखिए, जो टॉप 4 फार्मा स्टॉक्स है उनकी यूएस पे भारी रिलायंस है, 40-50% प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यूज उनकी यूएस से आती है। सो मेरा यहाँ पे बैठ के इंडिया में बोलना उचित नहीं होगा कि वो खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज उनका जो यूएस पे रिलायंस है वो यूएस पॉलिटिक्स, यूएस लेजिस्लेशन पे बहुत डिपेंडेंट है। हमारे इंडिया में बैठ के समझना मुश्किल है कि ओबामा केयर का क्या होगा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसको रिपील कर देगी, कुछ नया लॉ लाएगी, या ओबामा केयर चलता रहेगा। सो इतनी बड़ी डिपेंडेंस यूएस पे और इतना सारा यूएस रेगुलेशन में फ्लक्स होने की वजह से मेरे को हेजिटेशन है टॉप 4 फार्मा स्टॉक्स के बारे में। हाँ, ज़रूर ये कहूँगा कि मिड कैप फार्मा में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे यूएस डिपेंडेंस कम हो, हेल्थी वेल रन फार्मा कंपनी हो, 20% से ऊपर ROCE हो, अर्निंग्स ग्रोथ 15 से 20% के आसपास हो, ऐसे मिड कैप फार्मा कंपनीज के स्टॉक्स अवेलेबल हैं। एंड निवेशक को यही बोलूँगा कि आप टॉप 4 फार्मा को थोड़ा साइड में करके मिड कैप में देखिए। आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अभी भी है। जी, चलिए, शुक्रिया सौरभ आपका शामिल होने के लिए शो में और मार्केट्स पर, सभी सेक्टर्स पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। तो मार्केट्स अभी 20 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमने कल भी कुछ बड़े एक्सपर्ट से बातचीत की। मिस्टर वल्लभ भंसाली का व्यू भी आपने सुना, वो भी मानते हैं कि लेवल्स पर कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन हुआ बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO मिस्टर A बालासुब्रमण्यम के साथ। उनका व्यू क्या है इक्विटी मार्केट्स पर करंट लेवल्स पर, वो भी सुन लेते हैं। तो आपको आप बढ़ते जाएंगे और गिर भी सकता है। मैंने कह रहा हूँ एक्चुअली मार्केट करेक्ट नहीं हो सकता है। मार्केट करेक्ट होने का अगर होएगा तो भी आई थिंक द ऑप्टिमिज्म फॉर द कंट्री इज गोइंग टू बी हाई। सो इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन जो है, जो लास्ट 2-3 साल का जो गवर्नमेंट का एफर्ट की वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं, उसका वजह से जो कंपनीज का भी जो एडजस्टमेंट हुआ एक्चुअली स्पेशली ऑन कॉस्ट स्ट्रक्चर, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन का आज के दिन पे जो देश पे जो घटने के बाद जो इंटरेस्ट रेट का भी एक्सपेक्टेशन जो आया हुआ एक्चुअली, ऑल्सो ऑल ऑफ देम आर लीडिंग टुवर्ड्स इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी फॉर कंपनीज। और जो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो किया एक्चुअली, दैट्स एक्चुअली इज गेटिंग रैम्प्ड अप। जो पावरफुल रिफॉर्म जो किया लास्ट 6 महीने में, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर से लेके ये आज तक 2 बड़ा रिफॉर्म कंट्री में एक्चुअली हो गया है। वन इज अराउंड डिमॉनेटाइजेशन, सेकेंड इज अराउंड GST। ये दोनों एक्चुअली मिल के देखना पड़ेगा। डिमॉनेटाइजेशन अगर नहीं किया होता, अगर GST का सक्सेसफुल नहीं होता था एक्चुअली, डिमॉनेटाइजेशन होने के बाद फॉलोड विद GST, ये पूरा एक्चुअली देश का एक्चुअली टैक्स टू GDP जो इतना देश में एक्चुअली कंपेयर टू ग्लोबल वर्ल्ड इतना कम है एक्चुअली, अगर वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, गवर्नमेंट का भी एक्चुअली ताकत बढ़ जाएंगे एक्चुअली स्पेशली ऑन स्पेंडिंग। सो देयरफॉर जो ऑप्टिमिज्म जो इसका वजह से जो ऑप्टिमिज्म बिल्ड हुआ, आई थिंक इफ यू लिंक इट विद ऑप्टिमिज्म एंड देन लुक एट द मार्केट, यू विल नॉट सी अ मच करेक्शन इन द मार्केट।